तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। मुझे राजजनों से गरज नहीं, मुझे राजजनों से गरज नहीं, जिन्हें लूट लिया उसे गरज नहीं, शिकायत नहीं। तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। तो जो नेता बना फिरता है उसका सवाल है। एक महीने से ज्यादा दिन तक चले सियासी घटनाक्रम के बीच विधानसभा का सत्र आहूत किया गया। जैसा कि अपेक्षित था कि यह सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष अपने साथ आरोपों का पुलिंदा लेकर सदन में आया तो सत्ता पक्ष भी अपने बचाव के लिए कई ढाल लेकर सदन पहुंचा। कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने शेरो शायरी का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष को जमकर घेरा और कहा कि भाजपा ने सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की है। सत्ता लोलुप, दल बदल के एक्सपर्ट, भ्रष्ट कर्तव्यों में माहिर खेलीशाह, छोटा भाई मोटा भाई जो केंद्र में सत्ता में बैठे हैं, उनके इशारों पर ओछी राजनीति मत करो। ओछी राजनीति इस प्रदेश में कभी होती नहीं आई है। सबके मुंह पर ठोकर मारकर राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में विश्वास जागृत किया है। विपक्ष की तरफ से बोलते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत और पायलट के बीच चले सियासी सिलसिले को अपना हथियार बनाया और सत्ता पक्ष पर जमकर वार किए। उनका कहना था कि कांग्रेस खुद के झगड़े में उलझी हुई है और बेवजह भाजपा पर आरोप जड़ रही है। 1.5 महीने हो गया राजस्थान का आवाम इस हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामे को देख रहा है। कौन है इसके निर्माता, कौन है इसके निर्देशक, कौन है इसके किरदार, कौन है इसके अभिनेता, कौन है इसके विलेन? एक ही कुनबे के हैं सारे के सारे। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के इस सिलसिले के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुद की सीट बदले जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वो सरहद की रक्षा में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। कोरोना टिड्डियों के हमले के बीच कटारिया ने गहलोत सरकार पर तीखे हमले बोले। हम तो आपका नाटक देख रहे थे और उसके कारण से अगर आपने देखा हो कि हमने कोई काम किया तो कोई बुरा काम तो नहीं किया, मैं सोचता हूँ। और मुख्यमंत्री जी का पत्र अब की बार तो कमाल ही कर दिया और उससे सारी फिजा बदल गई, सारी फिजा बदल गई। मैं सोचता हूँ फिजा तो घर की बदल दो भैया, बाकी काम तो बाद में भी अपन और कर लेंगे। सदन की आज की कार्रवाई के आखिरी दौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद की सरकार पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमारे एकजुट रहने से सबसे ज्यादा दुख अमित शाह और भाजपा को हुआ है। आपकी बातों में कोई दम नहीं था, आप खाली अपना फेस सेव कर रहे थे। आपको मालूम नहीं कि आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या षड्यंत्र किए, या तो जानकारी नहीं है आपको, और जानकारी है आपको तो आप जानबूझ करके आप उनके पार्ट और पार्सल हैं। आप मिलकर के हमारी सरकार को टॉप लगाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। उसमें आपको बहुत बड़ा झटका लगा, तब वो एक हो गए, तो इतना बड़ा झटका लगा, वो झटका अभी तक आप सहन नहीं कर पा रहे। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत की तरफ से रखा गया विश्वास मत प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। पूरी कार्रवाई के दौरान स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को नियमों की पालना करने के लिए कहते हुए चेतावनी भी दी। इसके बाद सदन की कार्रवाई 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के खास सत्र की। 35 दिन से चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध आखिर दूर हो गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। पूरे प्रदेश की नहीं, देश की निगाहें टिकी हुई थी कि राजस्थान के सियासी संग्राम का अंत कैसे होगा, लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला। और दोनों तरफ से विश्वास मत पर जमकर तर्कस से तीर भी चलाए गए और शायराना अंदाज भी काफी देखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और जहां बीजेपी को पूरे घटनाक्रम की साजिश का रणनीतिकार बताया, वहीं प्रतिपक्ष ने भी कहा कि अंतरकलह, दो चीजों को ऊपर आकर के सारी बातें रही। एक तरफ कहा गया कि अंतरकलह का नतीजा था ये, और एक तरफ कहा गया कि बीजेपी सरकार से बाहर रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीपीएम लीडर और विधायक बलवान पूनिया जी हमारे साथ हैं। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार यश गोयल साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान विधानसभा में कहते हैं कि भैरव सिंह जी के बाद पहली बार ये विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया गया और सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। प्रदेश की जनता, हमारे दर्शक, हम सब लोग जानना चाहते हैं कि विश्वास मत के मायने क्या है। देखिए जगन जी, प्रस्ताव मत पेश किया, डिवीजन की मांग भी विपक्ष नहीं कर पाए और राजभवन भी बार बार ये बात करे कि वह प्रस्ताव पास पेश करेंगे, नहीं करेंगे, इस तरह की बातें जैसे स्टेट में हो, ये बड़ा अजीब लगा। लेकिन पहली दफा वॉइस बोर्ड से प्रस्ताव पास हुआ है। पहले डिवीजन हुआ था, अब की बार डिवीजन नहीं हुआ है और ये बीजेपी की फेलियर थी कि वो कह रहे थे कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। वो लाने के बजाय आज जब सदन शुरू हुआ तो उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव भी नहीं आया। ये इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की अंतर्कलह जो है वह खुल करके पब्लिक में सामने आ गई है और वास्तव में कांग्रेस में अंतर्कलह उतनी नहीं थी जितनी बीजेपी में है और यही कारण था कि इनके हवाई जहाज खाली रहे, जाने वाले लोग नहीं मिले और आज ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस मजबूती से उभरी है। और बलराम पूनिया जी जैसे को हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार देते हैं कि इन्होंने सदन में मजबूती दिखाई और अपने क्षेत्र की नहीं, अपने पक्ष की विचारधारा की जो इन्होंने पक्ष लिया, उसके लिए मैं हम सबकी ओर से बलराम पूनिया को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। तो ये जो स्थितियां बनी है ये राजस्थान के लिए शुभ है। अब हम सब मिलकर के, सब विधायक मिलकर के, पूरे सदन के सब मान्य सदस्य मिलकर के कोविड से भी हम लड़ाई लड़ेंगे और कोविड मुक्त करेंगे और राजस्थान के विकास में गति आए, ये हम सबका दायित्व है। इसके बारे में बिल्कुल तमाम 200 विधायकों को जन टीवी और हमारे दर्शक, प्रदेश की जनता की ओर से हम शुभकामनाएं देते हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से जो राजस्थान के सामने चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करें, मिलकर के करें और मुझे लगता है कि राजस्थान का जो इतिहास रहा है उसको हम वापस बना सके। रामलाल जी के पास आना चाहूंगा। रामलाल जी, कहा यह जा रहा था कि बीजेपी अविश्वास का प्रस्ताव पेश करेगी, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। उसके बाद जब पूछा गया कि क्यों ऐसा, तो ये लग रहा था कि शायद फूट का फायदा मिले कुछ। आप लोगों के पास में एक राइट था अभी भी, ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के अलावा डिवीजन की मांग भी कर सकते थे। तो बीजेपी अपनी रणनीति में इसे चूक कहें कि या साफ संख्या बल दिखाई दे रहा था कि कोई टूटने के चांस नहीं है, तो ऐसे में कोई फायदा नहीं है डिवीजन का भी। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जब से कांग्रेस का अंतर्कलह चल रहा था तब से लेकर अब तक कभी भी विधानसभा के फ्लोर टेस्ट की बात उसने नहीं की और वो नहीं इसलिए नहीं की क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत था और भारतीय जनता पार्टी के पास 72 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 उनके गठबंधन के विधायक हैं। 75 के अंदर सरकार गिर नहीं सकती। लेकिन इनका जो अंदरूनी अंतर्कलह था, उस अंदरूनी अंतर्कलह होने की वजह से ही इनको विधानसभा के अंदर आना पड़ा और विधानसभा के अंदर इनको विश्वास मत रखना पड़ा। हाँ, ये बात जरूर है कि कल हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, लेकिन हमारी विधायक दल की बैठक के बाद में, जैसे कांग्रेस की उसके बाद में विधायक दल की बैठक कि हम विश्वास मत पहले रखेंगे
और जब स्पीकर के सामने जब विश्वास मत पहले आ जाता है तो स्पीकर की नैतिक जिम्मेदारी भी है और बाध्यता भी है कि विधानसभा की प्रक्रिया और नियम के तहत अगर कोई सरकार खुद विश्वास मत लेके आ रही है तो उसको पहले मौका दिया जाए। और आज हुआ भी, जब सरकार पहले विश्वास मत लेकर आ गई, हम योगेंद्र जी अविश्वास प्रस्ताव लाने का हमारा उद्देश्य यह था कि जिस तरीके से इनके आंतरिक कलह की वजह से ये कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सरकार जूझ रही थी और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही थी, और आपने देखा भी होगा कि जो इनके विधायक नाराज होके वो बाहर बैठे हुए थे, राज्य से बाहर गए हुए थे, उन्होंने अंत में यही कहा कि हमारे सैद्धांतिक मुद्दे थे जिनका विवाद था। हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने मेहनत और परिश्रम करके राज लेकर आए, लेकिन राज आने के बाद में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई तो उनको महकमे ठीक तरीके से नहीं दिए गए। महकमे अगर दिए गए तो फिर उनके अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाया गया, किसी भी मंत्री को फ्रीडम नहीं मिली गई। तो उनके वो सैद्धांतिक मुद्दों की वजह से उनके आंतरिक अंतर्कलह था और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाना चाह रहे थे। हम अविश्वास प्रस्ताव इस आधार के ऊपर लेकर आना चाह रहे थे कि हमारी पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो जनता के सामने हम लाना चाह रहे थे कि जनता के सामने सारे मुद्दे आए। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग सरकार के नुमाइंदों ने किया गया, जिस तरीके से शब्दों के तीर एक दूसरे की तरफ से चले, अब उन शब्दों का क्या होगा जो शब्द पिछले 32 दिन के अंदर एक दूसरे के ऊपर प्रहार किए गए। इस दिन कहा कि जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तो डिप्टी सीएम नेकर पहन के घूमा करते थे, मेरी वो क्या तुलना करेंगे। मेरे को संभावनाएं तलाश रहे थे रामलाल जी, उसी में संभावनाएं तलाश रही थी बीजेपी। नहीं, बीजेपी संभावनाएं नहीं तलाश रही थी। बीजेपी के ऊपर तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी, मिथ्या आरोप लगा रही थी, जिन आरोपों का भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वास्ता नहीं है, उनको हम जनता के सामने लेकर आना चाहते थे कि सरकार ने किस तरीके से 32 दिन जनता का अहित करने का काम किया है। जहां जनता से वादे करके सरकार सत्ता के अंदर आई थी, उन वादों को भूल चुकी है। एक वादा सरकार पूरा करना चाह रही है। तो उस बात में हम चाह रहे थे कि मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं रामलाल जी वापस आऊंगा। मैं बलवान पूनिया साहब के पास में जाना चाहूंगा। बलवान जी, आप सरकार के साथ खड़े रहे राज्यसभा चुनाव से लेकर के अब तक, लेकिन अब हाउस में क्या रहेगी आपकी भूमिका? चलिए, सरकार को बचाने के लिए आपने कहा कि हम सरकार के साथ में हैं, लेकिन आने के वक्त में विपक्ष की भूमिका के नाते जो लोग कह रहे हैं कि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसे कुछ इश्यू है कि जिसमें सरकार को आप ही आईना दिखाने की कोशिश करेंगे कि पहले चलिए सरकार स्थिर रहनी चाहिए, लेकिन मुद्दे ऐसे मोबाइल कर रहे हैं जिस पर सरकार को जवाब देना है। मैं ये कह रहा था सर कि मैंने पहले भी आज सदन में भी बोली है कि चलो सरकार अपदस्थ ना हो, हम सरकार को बचाने में लगे हुए थे और इस बात में आज भी हम इस बात के पक्ष में हैं कि सरकार अपदस्थ न हो, 5 साल के लिए चुनी गई है। पर जो जनता के मुद्दे हैं वो भी मैंने आज फिर विधानसभा में उठाए हैं, चाहे कोरोना का सवाल हो, चाहे टिड्डी का सवाल हो, चाहे बिजली के बढ़े हुए बिलों का सवाल हो, चाहे दूसरे विद्यार्थियों की, नौजवानों की भर्तियों के सवाल हो, एएनएम भर्ती का सवाल हो, ये सारे मुद्दे, जो एलडीसी 587 सीट का सवाल हो, ये सारे मुद्दे समय समय पर उठाए और अब उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के नौजवान किसान को कहना चाहता हूं कि ये जलमला जो चल रहा था, ये जलमला मिट गया। अब मुद्दों को लेकर के सरकार ध्यान कंसंट्रेट करे, जनता को रिलीफ दे और सारे अफसर इस काम में लगे, सारी सरकार इस काम में लगे और हम जनता की आवाज बन करके सरकार को हमेशा जगा। रही बात नहीं, एक बात मैं पॉलिटिकली बात कहना चाहता हूं। रही बात ये जो ये लोग कह रहे हैं और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो विश्वास नहीं लाए, लगातार इस ताक में थे, राज्यसभा में इनके पास गिनती नहीं थी, फिर भी चौथा कैंडिडेट खड़ा करना, इनकी जो स्थिति थी वो इस ताक में थे कि झगड़ा जहां हो वह बंदर बांट में हम राज बनाए। ये मंसूबों पर इनके पानी फिरा है और इनको बाकायदा विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए सड़क पर। ये कहीं पूरे राजस्थान में सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे, कहीं कुछ मामले में कहीं हस्तक्षेप नहीं है। ये इस फिराक में है कि कैसे सत्ता हाथ लगे और फिर वापस सत्ता पर बैठे। गोयल साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं। आपसे जानना चाहूंगा कि जो जानकारी मिल रही है कि भैरव सिंह शेखावत जी ने इसी तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए विश्वास प्रस्ताव रखा गया था कि जब डिवीजन का, ऐसा सुना है मैंने, गुलाब चंद जानकारी ने इस बात को कही है कि भैरव सिंह शेखावत जी ने विश्वास मत हासिल किया था, उसके बाद अशोक गहलोत की। तो क्या लगा आपको विश्वास मत हासिल करने के बाद वापस उस पोजीशन में फ्लोर दिखाई देगा?
जो सच में पहले या सियासी के नाते जैसे दिखाई देती है, आकलन आपका ये तमाम जो चीजें हैं। आवाज वाइब्रेट कर रही है बहुत ज्यादा, आपकी आवाज बहुत वाइब्रेट कर रही है। आपकी सही सुन रही है। गोयल साहब मेरा सवाल है, भैरव सिंह जी शेखावत के बाद अशोक गहलोत ने विश्वास मत हासिल किया है। इससे पहले पता नहीं कब क्या हुआ था, गुलाब चंद जी कटारिया से मेरी बात हुई तो उनका यह कहना था कि भैरव सिंह शेखावत जी के सामने ये स्थितियां बनी थी, तब उन्होंने विश्वास मत हासिल किया था और उसके बाद अभी अशोक गहलोत ने किया है। तो किस तरह से माना जाए कि जो परिस्थितियां विश्वास प्रस्ताव के लिए बनाई गई थी या बनी थी, अभी उनका दी एंड हो गया या अभी भी एक्सक्लेमेटरी साइन है उस पर? नहीं, ऐसा है योगेंद्र जी, जो शेखावत जी के टाइम में विश्वास पत्र प्राप्त करने की स्थिति आई थी, उस वक्त ये था कि जो यूनिटी थी वो शेखावत जी के पक्ष में पूरी नहीं थी। हाउस उनके पास 2/3 उस वक्त था या नहीं था, नंबर्स का जो गेम था वो कम था, वो बिलो 100 था उस टाइम में। और अब ये स्थिति नहीं थी, अब ये 102 तो इनके पास ऑलरेडी थे और वापस ये 19 लौटने के बाद 123 का इनका आंकड़ा आ गया। उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, कई दल उसमें मिले हुए थे, इस बार कोई दल नहीं मिला हुआ है। सिर्फ कांग्रेस ने अपना विश्वास प्रस्ताव रखा है, सिर्फ कांग्रेस ने। उस वक्त उनके पास जो मर्ज होकर के आए थे, जिसमें राजेंद्र राठौड़ भी थे, दूसरे भी थे, तो वो वाला विश्वास जो मत कॉन्फिडेंस मोशन था और आज जो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें ये फर्क है, क्योंकि दिस इज ओनली ऑफ कांग्रेस पार्टी। और वो भी इस वजह से हुआ कि जो ये परिस्थितियां जनरेट हुई पिछले 34 दिन में, उसकी वजह से ये स्थिति भिन्न हुई है। और अगर आप छोटा सा अनुमान लगाएं तो वसुंधरा राजे जी के दो टर्म, तीसरा टर्म इनका, तो 10 और 10 20 और 22 साल में पहला मौका है जो विश्वास मत कॉन्फिडेंस मोशन रखा गया है आते ही, वरना जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन आते हैं। तो शेखावत जी के टाइम में परिस्थितियां बहुत अलग थी, वहां गठबंधन की सरकार थी, दूसरी पार्टी से लोग आए हुए थे जो शेखावत जी में विश्वास व्यक्त कर रहे थे, इसलिए तब हुआ था। और अब जो है सोल पार्टी थी जिसके पास अपने पूरे संख्या थी, पर क्योंकि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया था विधानसभा में, उसको पास कराना जरूरी था, वो उन्होंने कराया है। तो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। उस वक्त अलग स्थिति थी, संगठनात्मक जो सरकार थी, सरकार के जो नंबर थे वो डिफरेंट थे, और अब सिर्फ एक ही कांग्रेस थी, ये फर्क है जी। लेकिन अभी कैसे देखा जाए इसे? चलिए, सरकार ने विश्वास मत तो हासिल कर लिया है, लेकिन इसे कितना सहज मान के चले? ये बहुत सहज है, बहुत सीधा है, इसमें कोई किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी मुझे तो नजर नहीं आती, क्योंकि शुरू से जब से विवाद उत्पन्न हुआ 30 डेज पहले, उसको उन्होंने क्लियर कर दिया, और उन्होंने अभी ये विश्वास कॉन्फिडेंस मोशन ला करके ये प्रूव कर दिया कांग्रेस इज वन, इट इज यूनाइटेड एंड फॉर एवर, जब तक भी चलेगी। और इसमें अभी किसी का दूसरी जो अपोजिशन है उसका कोई लेना देना नहीं है विश्वास मत में। और वापस आ रहा हूं, ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। मैं रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। मीना साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं। सरकार के पास अब बड़े चैलेंजेस हैं। 21 अगस्त से जब हाउस कॉल किया गया है वापस से, उसके बाद कोरोना का जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा कि एक बार कोरोना पे चर्चा होनी चाहिए, सरकार अपनी नीतियां कार्यक्रम सब बता सकती है, किसी के सुझाव हो तो उस पर भी चर्चा होगी। प्रदेश के सामने एक बड़ी चुनौती है, इतने दिन से सरकार ये कह सकते हैं कि क्वारंटाइन मोड पे थी। लगातार ये बात कही जा रही थी कि सरकार होटल में क्वारंटाइन हो रखी है। अब तो ये मान के चल सकते हैं कि सब कुछ पटरी पे लौटेगा। देखिए गगन जी, आपको जी न्यूज जाना है, देखो हिंदुस्तान में भी कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भारत में कहां से कहां पहुंच गए। जब लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो 354 केसेस थे। गलती हुई, उसको जानबूझ के गलती नहीं की कि प्राइम मिनिस्टर ने भाषण देते ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी। 5 दिन बाद सब आ जाते तो इतना नहीं वेग होता, लेकिन ये उनका मानव स्वभाव था, उन्होंने अच्छे के लिए किया था, वो उतना उचित नहीं हो पाया। अब राजस्थान में सही है कि राजस्थान में जो बढ़ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी
में है और उम्मीद है कि विधानसभा इसके बारे में जब विचार करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है ध्यान रखिए। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, रामलाल जी ने भी जिक्र किया, गुलाब चंद जी कटारिया, मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन दिनों ने रामनारायण जी बीजेपी के तमाम वक्ताओं ने एक बात का जिक्र किया, उनका सबका ये कहना था कि अंतरकलह, देखिए पूरी जो बहस थी दो मुद्दों पे आकर के रुकी हुई, एक तरफ यह कहना था, एक तरफ यह कहा जा रहा था कि अंतरकलह, दूसरी तरफ बात कही जा रही है कि साजिश रची जा रही है। तो अंतरकलह क्या वास्तव में अंतरकलह का परिणाम था कि जिसकी वजह से इतने दिन तक रहा? अगर ये बात है तो खत्म हो गया, उसे मान सकते हैं अभी? रामनारायण जी, मेरा जो सवाल है, दो मुद्दों पे पूरी बहस सुनाई दी, वहां पे जितनी देर भी चली है कि 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2.5 घंटे, जितनी देर भी, उस बहस के दो केंद्र बिंदु रहे। एक पार्टी आरोप लगाती रही कि साजिश रची गई है सरकार गिराने की, एक पार्टी कहती रही कि अंतरकलह है। तो मैं अंतरकलह पे जानना चाहूंगा आपसे, जिसका परिणाम तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सचिन पायलट, देखिए इसे खारिज नहीं कर सकते, सचिन पायलट जी का खुद का ट्वीट था कि सरकार अल्पमत में है। खैर चलिए, जो भी रहा होगा कारण, लेकिन अभी क्या मान के चले कि सारी चीजें सब वेल सेटल्ड? रामनारायण जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए, आप बोलिए। देखिए, कोरोना के लिए हम सबको पार्टी का बीच का मल्लमत छोड़ करके संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि देश का सवाल है। और मुझे उम्मीद है रामलाल जी जैसे सीजन्ड और समझदार और राष्ट्र के प्रति भावना रखने वाले भी बिना बुराई किए सरकार का साथ देंगे। और भारत सरकार से भी राजस्थान को, क्योंकि आर्थिक स्थिति सब स्टेट्स की कमजोर है और न इतना जीएसटी आ रहा है, निश्चित तौर पे क्योंकि ये पुराने आदमी है, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि राजस्थान को कोरोना मुक्त करने के लिए और दिशाहिता दे। हम सब मिलकर के कोरोना से जूझेंगे। ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश के लिए आप तमाम लोग एकजुट होकर के इस तकलीफ से प्रदेश को बाहर निकालने की एक अच्छी सोच लेकर के चल रहे हैं, पूरा प्रदेश आप लोगों के साथ में। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस वजह से आप लोगों को 35 दिन तक होटल में रहना पड़ा, बीच में आप कुछ दिन के लिए निकल के भी आ गए, लेकिन आपको वापस बुला लिया गया, मैं वो जानना चाहता हूं कि क्या जिसकी वजह से आपको होटल में रखा गया था, तमाम चीजें अब सेटल्ड हैं? क्योंकि आरोप दो चीजें देखना चाहिए। एक पार्टी कह रही थी कि अंतरकलह, जो आपके आरोप लग रहा था, आपका आरोप था कि साजिश रची जा रही है। तो मैं अंतरकलह पे आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी ने लगातार अंतरकलह की बात की पूरी डिबेट में। देखिए योगेंद्र जी, ये कुछ तत्व ऐसे राजस्थान में या हिंदुस्तान में जो पैसे का खेल और बड़े बड़े पूंजीपतियों से उन्होंने जैसा आया भी है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था, एक बहुत बड़ा बिग हाउस जिसको कहते हैं बॉम्बे से उसने फाइनेंशियली वो किया है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा खतरा था, इस मुद्दे को, इस मामले को लोग जातिवादी रंग देना चाहते थे। हम उस रंग से दूर थे। कहीं किसी विधायक के साथ कोई भी लट लेकर के कोई भी पावरफुल आदमी मसल पावर का यूज होता तो राजस्थान की शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता था। इसलिए जो भी विधायक, आज मैं सीधा मेरे घर से आया हूँ, ऐसा मैं जबरदस्ती रखा गया हो, ये भी सही है। इससे सारे सीन से ऐसा साफ हो गया है कि बीजेपी में टूटन ज्यादा थी, कांग्रेस में तो दो ग्रुप की बात कर रहे थे, बीजेपी में टूटन ज्यादा थी, वो साफ हो चुकी है कि इनके प्लेन खड़े रहे, इनके आदमी गए जिनको बुलाना पड़ा, और इनके आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। कांग्रेस एकजुट थी और पूरे सीन में ऐसा लगा कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है। इसलिए ये केवल टूटन से रोकने के लिए ही नहीं था, शांति व्यवस्था को खतरा नहीं हो। किसी विधायक के साथ जिस तरह से कोशिश की गई शुरू में उनको पकड़ करके ले जाने की, करने की, वो नहीं हो। इसलिए हम लोग हमारा खुद के खातिर वहां रहे।
अभी बलवान जी पूनिया ने समर्थन किया गवर्नमेंट का राजस्थान के विकास के लिए, ये गए थे, मिलने गए, सब कुछ गए, वहां रुकने का कोई प्रश्न नहीं था। जिनकी इच्छा थी वो रुके हैं, लेकिन वहां सुरक्षा का बंदोबस्त इसलिए था कि कोई ऐसा मिसक्रेंट नहीं कर जाए जिससे राजस्थान की इस शांति को कोई धब्बा लग सके, इसलिए था। और कोई किसी तरह का प्रचार है, ये अखबारों की उपज है, ऐसा कुछ। चलिए रामलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। पूरी जो डिबेट थी ये अंतरकलह और साजिश पे टिकी हुई रही। आप लोगों पे आरोप लगते रहे कि साजिश रची जा रही है, आप लोग कहते रहे कि अंतरकलह की वजह से सब कुछ हुआ। मैं साजिश की वजह जानना चाहूंगा, और क्या वास्तव में साजिश रची गई जो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं जानूंगा आपसे कि वास्तव में क्या था असली चक्कर, आप बताइएगा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के खास सत्र की। इस सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी कि गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। रामलाल जी, आपके पास था, मैं पूरी अगर इसको देखें 2.5-3 घंटे की जो डिबेट चली, 2 केंद्र बिंदु रहे इसके। एक तरफ साजिश रची जा रही है, दूसरी तरफ अंतरकलह की बात है। आप लोगों पर लगातार आरोप लगाया गया, कुछ लोगों को लेकर के जिक्र भी किया गया कि सीडी का भी जिक्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी, राजेंद्र जी राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री का बात वही है, सतीश पूनिया जी, 3 लोगों की तिकड़ी बताई कि मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहे थे। बाकायदा उन्होंने ये कोट किया और साजिश का जिक्र भी किया। इसे कैसे देखा जाए इस बयान को? मुख्यमंत्री बड़े दावे के साथ कह रहे थे। देखिए योगेंद्र जी, अभी रामनारायण जी मीणा साहब की बात मैंने पूरी धैर्य पूर्वक सुनी है, और पूरी बात से एक निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अंतर्द्वंद है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। अब मुझे एक चीज बता दो, मैं रामनारायण जी से पूछना चाहता हूँ। रामनारायण जी, आपका पुराना अनुभव है, 72 एमएलए से सरकार गिर सकती है क्या? या 3 और मिला ले तो 75 एमएलए से सरकार गिर सकती है? सरकार गिरती तो आपके कर्मों से गिरती, आपके विधायकों की नाराजगी से गिरती, आपके विधायकों के असंतोष की वजह से गिरती। सरकार गिरती तो आपके ही कार्यकर्ताओं के कृत्य की वजह से गिरती। अब जहां एक और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो रामनारायण जी, पहली बार इस विधायकों की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। आप खुद इस बात को महसूस करते हो, आप संजीदा व्यक्ति हो, अपनी बात मुखरता के साथ कहते हो। विधानसभा के अंदर भी मैंने आपकी वो भूमिका देखी जिस भूमिका में आपने सरकार में होते हुए आपने सरकार को कटघरे में भ्रष्टाचार के ऊपर आपने किए हैं कि जिस तरीके से टेंडर प्रक्रिया की गई, टेंडर प्रक्रियाओं में अनियमितता की गई, उसको भी मुखरता से आप रखते हो। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि आप समय समय के ऊपर सरकार को गलत नीतियों का विरोध भी करते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सच्चाई से भी आप मुंह मोड़ने का काम करो। रामनारायण जी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विधायकों ने पहली किस्त ले ली है, 30 से 35 करोड़ रुपए उनकी कीमत है। आप उन विधायकों के नाम तो आप सदन के अंदर रखते हैं ना कि इन विधायकों ने पहली किस्त ली थी, इतने रुपए की किस्त ली थी, अब ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, ये किस्त का पैसा यहां से आया है, इन व्यक्तियों ने पैसा देने का काम किया है। आप रखो ना, अगर आपके पास सच्चाई है तो। आज गुलाब सिंह जी कटारे ने भी ये कहा कि आप सदन के अंदर रखो ना, आपके पास जांच एजेंसियां है, आपके पास एसीबी है, एसओजी है, आपके पास सीआईडीसी भी है, आपके पास तथ्य है, प्रमाण है, तो आप जेल में डालो ना हमें, अगर हम गुनाहगार है तो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जनता में ये भ्रम फैलाने की कोशिश आप कर रहे हो, अपने अंतरकलह को छिपाने की कोशिश आप कर रहे हो, अपने अंतर्द्वंद को छिपाने की आपको जी अंतर्द्वंद बहुत ज्यादा फैल गया, आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद में समस्या मिटी है। तो भैया ये समस्या तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, भैया ये आपकी लड़ाई, आपस की लड़ाई, अंतर्द्वंद आपका है। आप चाहो तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आप बैठ के निपटाओ, आप चाहो तो आलाकमान के पास जाके निपटाओ, आप चाहो तो महामहिम राज्यपाल के पास जाके निपटाओ, लेकिन कम से कम राजस्थान की जनता आपके झगड़े को क्यों भुगते? जिस विश्वास के साथ आपको दिए, जिन बातों के साथ आप सत्ता के अंदर आए हो, वो काम आप करो।
पहली प्राथमिकता ये है कि उन मुद्दों को आप पूरा करने का काम करो, लेकिन आप उससे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ जनता से सहानुभूति लेना चाह रहे हो कि देखो साहब हमारी सरकार तो ये गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कभी स्वीकार नहीं करोगे कि हाँ, आप रामनारायण जी आप इतने संजीदा विधायक रहे, इतना पूरा अनुभव है, आप मानते हो कि 75 एमएलए से सरकार गिर सकती है? सरकार तो गिरेगी कि आपके विधायकों की वजह से गिरेगी, और आज नहीं तो कल ये असंतोष फिर अगर प्रकट होगा तो फिर भी आप ये कहोगे साहब हमारे आप आवाज जगा रहे हो क्या नारायण जी की? देखिए रामलाल जी, ये पेपर्स भी इसका गवाह है कि बीजेपी की तरफ से बार बार कहा गया कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और ये भी सही है, केंद्रीय मंत्री का टेप भी लोगों के पास है, और ये भी सही है क्योंकि प्रकरण विधायकों से संबंधित है, सब हमारे सम्मानीय है। बाकी आज आपको पता है, आपका टेलीफोन पे एकदम आप मेरा टेलीफोन के साथ रख लो तो उसका ऑडियो आ जाता है। ये आज सारी टेक्निक है, इसलिए सब चीजें हैं, लेकिन गारंटी से कौन कर रहा था? गवर्नर जिस तरह से एग्रेसिव हुए, आखिर गवर्नर कहां से बात चलते हैं? हालांकि ये हमारा संवैधानिक पद है, ऐसी बात हमने कभी राजस्थान में नहीं देखी, जबकि बलिराम भगत थे, दूसरी पार्टी थी, फिर भी उन्होंने उनको बुलाया और ये नाटक कभी नहीं हुआ। और भैरव सिंह जी का समय भी देखा है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, वसुंधरा जी का समय भी देखा है, और यहाँ तक कि मोहनलाल जी सुखड़िया के समय भी जिस तरह से टूट फूट हुई और गवर्नमेंट बनी, आपने देखा है। ऐसा माहौल जिस तरह से बात हुई, और ये कहीं ना कहीं देखिए कि धुआं उठता है तो आग लगी कि नहीं लगी, लेकिन कहीं ना कहीं धुआं का तो असर होता है। इसलिए ये इस बात चलिए बलवान पूनिया जी के पास जाना चाहूंगा मैं, दोनों का रोक के मान लेना चाहिए, पूनिया जी के पास जाना चाहूंगा। पूनिया साहब आपके पास आना चाहूंगा। मेरे को अच्छे से ध्यान है, डिबेट जो चली हाउस में उसमें दो बातें भी रही, कोई केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात कर रहा था तो कोई स्टेट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स है उनकी बात की जा रही थी। आप अशोक गहलोत के साथ में गए, मुख्यमंत्री जी के साथ में गए, क्या किसी प्रेशर से गए या राजस्थान में जो कुछ आपको लग रहा था उसकी वजह से गए? क्योंकि ये बातें की जा रही थी कि विधायकों को डरा धमका करके अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ऐसा खेल खेला गया किसी भी पार्टी की तरफ से हो, और ऐसा है कि लटके जोर पे अगर सरकारें चलेंगी और बनेंगी तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को बचाने की जो चिंता विधानसभा में हो रही थी वो निश्चित रूप से जरूरत इस बात की है कि लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए। अगर सरकारें अपने अग्रिम संगठन की तरह काम लेने लगेंगी जांच एजेंसियों को तो बड़े विचित्र स्थितियां पैदा हो जाएंगी। आप किस प्रेशर में थे? मेरे को पूछ रहे हो प्रेशर की? जी आप इसे नहीं साहब, मैं कोई प्रेशर में नहीं था, और नहीं मैं प्रेशर में आता हूं, नहीं मेरी पार्टी प्रेशर में आती है। हमने 2004 में यूपीए 1 गवर्नमेंट को बाहर से समर्थन किया हुआ था, वाम मोर्चे ने, और 2007 के बाद जब न्यूक्लियर डील पर हमें अच्छा नहीं लगा, हम समर्थन वापस कर लिए थे। हमारा तो इस सरकार को बाहर से भी समर्थन नहीं था, मुद्दों पर सरकार के बाद से मांग भी कर रहे थे, आज भी मांग दोहराते हैं। हमें जो चीज महसूस हुई, ये जैसे रामलाल भाई तो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, एक मैं रामलाल की बात से तो बिल्कुल सहमत हूं भी, कांग्रेस के लोगों में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ थी, तब इनको मौका मिल रहा था। लेकिन ये हम इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी षड्यंत्र नहीं कर रही थी या षड्यंत्र के प्रयास नहीं कर रहे थे। तब हमें लगा कि हमें सरकार को स्टेबल करना चाहिए और मुद्दों पर सरकार से मांग करनी चाहिए, ये बात। जी गोयल साहब आपके पास आ रहा हूं, रामलाल जी आऊंगा आपके पास में। मैं यश गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। गोयल साहब, हाउस में दो चीजों को कोट करने की बात देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का भी जिक्र किया गया। एक सदस्य ने तो यह तक कह दिया कि अब तो अदालत के फैसलों पे भी लोगों को भरोसा नहीं रहा। आपने सुना होगा, पूरे टाइम आप डिबेट के दौरान रहे, राज्यपाल की भूमिका लेकर के भी सवाल खड़े किए गए। क्या होगा आगे? संवैधानिक संस्थाओं पे अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, या तो अगर सही है तो मुझे लगता है कि अब देश में तमाम संसाधनों को लगा करके इन संस्थानों के रिव्यू करने का वक्त आ गया। कैसे देखा जाए इसे? चलिए आज 3 घंटे से ऊपर चली, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा अंतरकलह दो पार्टियों का था, एक रूलिंग पार्टी का अंतरकलह वो बाहर था, विधानसभा के पहले पर था अंतरकलह, और दूसरा अंतरकलह विपक्ष का था जो हिडन था।
जिसको कि विधानसभा में एक्सपोज करने की कोशिश की गई। जहां तक आप कह रहे हैं कि संवैधानिक समस्या है, लोग विधायकों ने, कुछ विधायकों ने जो बोले हैं इस पे, उन्होंने ये बहुत साफ साफ कहा है कि जो राज्यपाल की भूमिका और न्यायालय की भूमिका संदिग्ध रही, उन पे दबाव था, और अब चूंकि ये कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है और ये बातें रिकॉर्ड में आ गई हैं विधानसभा के, तो ये एक तरह से उन संस्थाओं के लिए चुनौती है। उसको एक कोट किया जा सकता है भविष्य में कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बावजूद भी एक गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ और विपक्ष जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ला ही नहीं पाई। जब सदन आज शुरू हुआ था तो सबसे पहले विपक्ष को चाहिए था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते। आज तो किसी तरह का कोई भी अप्रोर नहीं हुआ, कोई हल्ला नहीं हुआ, वरना असेंबली में शोक प्रस्ताव पास होने के बाद में विपक्ष को चाहिए था कि वो खड़ा होकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करता। कल उन्होंने अपने विधायक दल की मीटिंग में कहा था हम लाएंगे, उन्होंने दूर किया ही नहीं, उन्होंने ना नोटिस दिया उस चीज का। तो इसमें जो था ये विपक्ष जो था, जो मुख्य विपक्ष है बीजेपी, वो बैकफुट पे था। उसको मन में अंदर कहीं ना कहीं ये गिल्टी थी कि यार हम यहाँ आ गए और हमारा काम जो शायद था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन्होंने मोशन क्यों नहीं लाए? सबसे पहले उनको विश्वास प्रस्ताव रखना चाहिए था, रात सुबह अर्ली मॉर्निंग पेश करना चाहिए था। वो क्यों बीएससी का और क्यों शोक संदेश का और सरकार के विश्वास मत का वेट कर रहे थे? किसी ने भी कुछ नहीं कहा, बहुत स्मूथ चला, वरना तो बहुत हंगामेदार सेशन हो सकता था, बहुत हंगामेदार, जिसका कि किसी ने कल्पना ही नहीं की। कैसे देख रहे हैं? प्रतिपक्ष की रणनीतिक चूक कहे इसे? बिल्कुल फ्लोर मैनेजमेंट नहीं था उनका। कहाँ था फ्लोर मैनेजमेंट? जबकि आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी वहां पर, सब लोग मौजूद थे। इवन जो पुराने विधानसभा के स्पीकर है वो भी मौजूद थे, उनकी तो सब लोगों ने तारीफ की और वो सुन रहे थे और विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा था। उनको तो ऑफेंड करता विपक्ष। तो जो आपने मूल बात उठाई है कि जो संवैधानिक चीजें हैं जैसे जुडिशरी है और दूसरी जो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, उनमें जो फेलियर्स रही हैं या जो उपलब्धि रही हैं वो बहुत विचित्र रही हैं। उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर आगे कुछ होगा, सेंटर कुछ करेगा या लोग कुछ करेंगे कोर्ट में जाकर के। अब आप बताइए कि जिस बीएसपी को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चिंतित थे, वहां को रिजल्ट ही नहीं आया 2 दिन में। जो उन्होंने देखा कि ये कांग्रेस वापस में आपस में मित्रता हो गई है, सब कुछ जुड़ गया है, वो ढीला पड़ गया। क्यों? कहीं नजारा नजर नहीं आ रहा था उनको, कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा था। इसलिए तो इन संवैधानिक और जो खास तौर से न्यायिक प्रक्रिया पे जो टिप्पणियां हुई, जो गवर्नर के ऊपर टिप्पणियां हुई, वो विधायकों ने की, चुने हुए विधायकों ने की, जो लॉ मेकर्स हैं। लॉ मेकर विधानसभा में ये कह रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट लगा रहे हो चाहे वो इनडायरेक्ट लगा रहे हो, उसका बहुत मायना रखता है, क्योंकि ये विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में आएगा और आगे इन चीजों के जो रेफरेंसेस हैं वो बनेंगे। अगर ये आज 21 दिन का नोटिस नहीं दिया होता गवर्नर महोदय ने, 21 दिन पे विधानसभा नहीं बुलाया था, तो सिचुएशन और ही होती। अगर वो 2 दिन पहले ही उसी वक्त बुला लेते 31 जुलाई तक, तो सिचुएशन डिफरेंट होती। बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई, मुझे लगता है कि, और आई थिंक ये गवर्नमेंट के फेवरेबल कह सकते हैं इसे। बिल्कुल, ये बहुत फेवरेबल रहा, अपने आप स्वतः हुआ। और शायद ये अशोक गहलोत की अपनी ईमानदारी और जो उनका लीडरशिप है वो काम आया है। और जो लोग 19 लोग गए थे पायलट साहब के नेतृत्व में, चाहे जिस मंशा से गए हों और वो जिस मंशा से लौट के आए, जैसे आज पायलट साहब ने 3 बार उठ करके बोला, बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला, बिना किसी झिझक के बोला। वरना आप ये सोचिए, जब उनको डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाया गया था और पीसीसी से हटाया गया, तो सब हम लोग सब यही सोचते थे, आम जन सोचता था कि हाउ पायलट इज गोइंग टू फेस इन असेंबली, हाउ इज गोइंग टू फेस इन पब्लिक। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सब बड़े खुल करके आराम। पायलट साहब जिस मजबूती के साथ आज बोले, वैसे पहले बोल लेते तो राजस्थान में ये ड्रामा होता ही नहीं। बिल्कुल इसी से गोयल साहब, एक सवाल है मेरा कि चलिए जो भी वजह रही होगी, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई थी पायलट पे कि पायलट बैठने की, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो क्या करेंगे। बीच में जैसे आप कह भी रहे हैं कि जब उनपे तंज कसे गए तो उठ करके बोले भी वो,
तो एक आपको लगता है कि प्रदेश की निगाह टिकी हुई थी कि आफ्टर डिफरेंसेस जब पायलट जाएंगे असेंबली में तो किस तरह की स्थिति रहेगी, वो पीसीसी चीफ नहीं रहेंगे, डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, तो कैसे देखा जाए, कहीं अखर रहा था उनको भी? उसमें एक बहुत अच्छी बात रही कि जो कोरोना की वजह से जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ ना, वो इतना मजेदार था। उन्होंने मैं बता रहा हूँ, जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो इस तरह का था कि पायलट ही ऐसी जगह पे नहीं बैठे थे और दूसरे बड़े बड़े लोग भी, जो बड़े लोग से मतलब जो सीनियर लोग हैं, जो वेटरन लोग हैं पार्टी के, दोनों पार्टियों के, वो अलग से कुर्सियों में बीच में थे, तो वो डिफरेंट नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ इसके कि वो डिप्टी सीएम नहीं थे। तो ऐसा कुछ नहीं था, उनका जो कॉन्फिडेंस था और वो था, उससे ये बता रहे थे। उन्होंने शायद अपनी गलती रियलाइज की, 19 लोगों ने, और उन्होंने अपनी गलती रियलाइज करके और वो जिस माध्यम से वो अपनी ग्रीवेंसेस बताने के लिए जिस मोर्चे पर उन्होंने शुरू में ये कहा था कि हमें जिसको इन्फॉर्म करना था हमने कर दिया, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या नहीं सोचते हैं। तो उन्होंने जो बहुत पॉइंटेडली कहा कि हमने पार्टी हाईकमांड को ये बताना था कि हमारी ये ग्रीवेंसेस है, वो हमने बता दी, हम कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अशोक उन्होंने कहा किस डॉक्टर को जाकर के हमें इलाज कराना है, पहुंच करके उनको हमने तमाम बीमारी बताई। तो चलिए डॉक्टर के रिजल्ट का इंतजार होगा। मैं रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा। मीना साहब, मुझे अच्छे से ध्यान है कि आप भी हाउस के मेंबर थे उस वक्त, एक बार पहले भी विधानसभा के अंदर ही रामलाल जी भी उसके विधायक थे उस वक्त, वसुंधरा जी की सरकार थी, सीपी जोशी साहब, तमाम लोगों को नोटिस सर्व किए गए थे न्यायालय की तरफ से, हाईकोर्ट की ओर से। एक बार फिर राज्यपाल की भूमिका और अदालतों पे चर्चा की गई है, बाकायदा कहा गया कि लोगों का भरोसा उठ रहा है। तो क्या वास्तव में संवैधानिक संस्थाओं से भरोसा उठ रहा है? तो विधानसभा में अभी क्या चर्चा होनी चाहिए या केवल बस चर्चाओं तक ही सीमित रहेंगी? देखिए, हमारे यहाँ 2 सदन है, पार्लियामेंट के 2 सदन है, उच्च सदन और लोअर सदन, विधानसभा है। इन तीनों में कोई बात बोली जाती है तो उसको न्यायालय कांग्रेस नहीं ले सकता हिसाब से। लेकिन जब सुमित्रा सिंह जी स्पीकर थी और नोटिस आए थे, तो सुमित्रा सिंह जी ने कोर्ट को न कोई जवाब दिया, न कोर्ट में अपील हुई। क्योंकि ये काम जब हमारा बांट दिया तो न्यायालय को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए विधायिका के ऊपर, ये भावना सुमित्रा सिंह जी की थी और उन्होंने मजबूती के साथ उस मामले को लिया और हमारी विधायिका का सम्मान जो होना चाहिए था उस पर वो अड़ी रही और अनंतोगत्वा न्यायालय को उसमें पीछे हटना पड़ा। तो ये बात सही है। देखिए, पॉलिटिकली हम जब भी आज स्पीकर है, ठीक है, एक पार्टी के पहले इस्तीफा देते थे, लक्ष्मण सिंह जी के टाइम पे एक दफा कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं हुआ था, या उनके पहले जब भी निरंजन आचार्य जी के समय पे। तो ये एक हमारा सम्मानित जो पद है उसी भावना से हमें चलना पड़ेगा। आज यही हालत गवर्नर के, किसी भी पार्टी के हैं, उनको संवैधानिक दृष्टि से नहीं, उनको आम आवाम की भावना के अनुसार भी काम करना चाहिए। यही स्थिति राष्ट्रपति जी की है। तो सुमित्रा सिंह जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, उसके लिए उनकी प्रशंसा भी हुई और न्यायालय को, उच्च न्यायालय को इस बात को मानना भी पड़ा और वो ड्रॉप किए गए। इसलिए ये स्थिति तब आई थी जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी। वो तो थी। मैं तो बात इस सत्र की कर रहा हूं जिसमें राज्यपाल की भूमिका और अदालतों की भूमिका पे चर्चा की गई और सवाल उठाए गए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि चर्चाएं होनी चाहिए, हाउस इसी वजह से बने हुए हैं, लेकिन क्या वास्तव में चर्चाओं को चर्चाओं तक रखना चाहिए? अगर ऐसा हो रहा है कि संवैधानिक दायित्व का निर्वहन एक संस्था नहीं कर रही है, किसी प्रेशर में है, तो ये तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा फिर? देखिए, ये साफ है कि जुडिशरी अतिक्रमण करती जा रही है हिंदुस्तान में। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को, क्योंकि मुझे भी कानून का ज्ञान है, ये ठीक नहीं है। और ऐसा नहीं लगता कि विधायक अपनी भूमिका से पीछे हट रही है? क्यों हो रहा है देवेंद्र जी, क्यों हो रहा है? रात के 12 बजे यदि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ट्रांसफर होगा, रात के 12 बजे, एक नहीं कितने उदाहरण है। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, उसको जज रख दिया। किसी ने कुछ बोल दिया, उसको छोटा स्टेट दे दिया। एक अवमान है एक तरह से। तो ये इस तरह से मेंटली प्रेशर में आ रही है। ये हमारे देश में भी हो रहा है। ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है, इसको हम नहीं रोकेंगे तो जो भी पार्टी पावर में आएगी वो पार्टी यदि ऐसे खेल करेगी तो जुडिशरी से विश्वास नहीं उठेगा। मीना साहब, ऐसा नहीं लगता
मीना साहब, ऐसा नहीं लगता कि विधायिका अपने रोल में पीछे हट रही है? कहीं वह जो रोल होना चाहिए उसको नहीं निभा पा रही है, इस वजह से जिसे हम अतिक्रमण कह रहे हैं, न्यायालय को दखल करना पड़ रहा है? देखिए देवेंद्र जी, चूंकि पुलिस का जो पावर है, एक तरह से जो सिस्टम हमारा है, वो सिस्टम विधायिका का अलग टाइप का है, जुडिशरी का अलग टाइप का है। इसलिए जो विधायिका का जो सिस्टम है वो उनको एक कंटिन्यूस कोर्ट का नहीं है। जब बैठेगी तब बुलाएगी, और हम किसी हाई कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट का नहीं कर सकते विधानसभा में, ये पार्लियामेंट में हो सकता है। इसलिए विधानसभा में जब इम्पीचमेंट का हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते तो जजेज में डर कम हो जाएगा। ये मानव स्वभाव है कि जिसका जितना पावर दिखता है उसी के साथ वैसा काम होता है। इसलिए इस बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं रामलाल जी के पास जाना चाहूंगा। रामलाल जी, मेरा आपसे भी सवाल है ये कि बड़ी चर्चा की गई अदालत की भूमिका पे भी, और क्योंकि देखिए ऑन रिकॉर्ड है, अगर इसे एक्सपेंस किया जाता तो चलिए आज हम चर्चा नहीं कर रहे होते। ऑन रिकॉर्ड है ये कि राज्यपाल की भूमिका पे सवाल खड़े किए गए। कहा गया कि प्रेशर में राज्यपाल महोदय, खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि कैसे हालात बने, आज तक कभी नहीं हुआ कि 3-3 बार कैबिनेट के डिसीजन करने के बाद राज्यपाल क्या भेजा जाए, वो एक ही बात लेकर के बैठे रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। एक सवाल तो ये रहा। दूसरा ये भी कहा गया एक सदस्य की ओर से कि अदालतों के निर्णय पे भी लोगों को अब भरोसा उठ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये स्थितियां हैं तो हमें सबको देखना चाहिए कि संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने की बजाय हम कहां लगे हुए हैं? योगेंद्र जी, कांग्रेस का कल्चर रहा है। कांग्रेस लंबे समय तक देश में प्रदेशों के अंदर शासन करने के उपरांत ये सत्ता से दूर नहीं रह सकते। और आपने देखा होगा योगेंद्र जी, एक घटना ने अनेकों घटना, जब चुनाव का परिणाम आता है तो इनको निर्वाचन के ऊपर विश्वास नहीं होता, उसके ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। जब संसद के अंदर कोई बिल इन्हीं की पार्टी पेश करती है तो उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बिल को फाड़ के वो ये साबित करना चाहते हैं कि इस बिल के अंदर मेरा विश्वास नहीं, जबकि वो पूरी कैबिनेट के द्वारा सदन के अंदर रखा गया बिल था, उसके ऊपर इनको विश्वास नहीं होता। इसी तरीके से महामहिम राज्यपाल के ऊपर भी टीका टिप्पणी करना। महामहिम राज्यपाल ने यही तो कहा कि आप सत्र कब बुलाना चाहते हैं, इसमें आपने तारीख का उल्लेख नहीं किया, इसलिए पहली बार लौटाया। दूसरी बार ये कहा कि आप सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि आप अलमत में हो, बीजेपी नहीं करी, आप अलमत में हो, किसी दूसरे आपका जो नाराज गुट है उसने भी कोई मेरे यहाँ परिवेदना नहीं दी कि साहब सरकार अल्पमत में है, आप विधानसभा के सत्र बुलाइए, प्रोटेस्ट कराइए। तो आखिरकार सत्र बुलाने का रीजन क्या है? आप इसमें लिख दो साहब साहब कि मुझे हमें प्रोटेस्ट करना है, वो भी नहीं लिख रहे आप। तो जो संवैधानिक नियम प्रक्रिया है उनको तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की आदत हो गई, इनको संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास नहीं है। ये खुद के अनुकूल अगर कोई निर्णय होता है उसके अंदर इनका विश्वास रहता है। जहां तक बात है, अभी रामनारायण जी कह रहे थे एक साहब सारा का सारा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का ही है। मेरे ख्याल से योगेंद्र जी, चाहे 2 मान्य सदस्य, चाहे वो सिरोही सानी वाले मान्य सदस्य हो या अन्य मान्य सदस्य हो, उन्होंने जिस तरीके का न्यायालय के ऊपर टीका टिप्पणी करने का काम किया, महामहिम के गरिमा में पद के ऊपर टीका टिप्पणी का काम किया, या मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि साहब कैबिनेट के प्रस्ताव को भी उनको सिर्फ अंदर जाकर बाहर आना निकलना था, फिर भी हमें परेशान किया गया। आप अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों को आरोपित करने का काम करो। अच्छा बेहतरीन ये होता कि आप अपने अंतर्कलह को सुलझाने का प्रयास करते, और आप ये कहते हैं कि भाई मेरे विधायकों की नाराजगी क्या है। आज भी मैं कह रहा हूँ, ये सब किसने कहते कि तब जागोगे जब अस्तबल से सारे घोड़े निकल जाएंगे। ये हमने तो नहीं कहा, ये भी आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा। नहीं, ये जो चीज मैं रामलाल जी से पूछूंगा, एक चीज मैं रामलाल जी से पूछना चाहूंगा, आपकी विधायकों में असंतोष है उसको दूर करने की कोशिश करें आप। रामलाल जी से एक बात पूछना चाहूंगा, करने के बजाय आपका समाधान वहां होने वाला नहीं है। बीजेपी आपका समाधान नहीं करेगी, और बीजेपी सवाल भी है जी, पूछिए। सवाल है रामलाल जी से, एक मेरा सवाल है कि जब आप लोगों ने ये देख लिया कि ये 19 लोग लौट आए हैं और सरकार अपना पूर्ण बहुमत ले आई है, तब आपने कल अपनी जो विधायक दल की बैठक ली उसमें आपने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये अविश्वास प्रस्ताव आपने पहले क्यों नहीं इंडिकेट किया जब इन्होंने विधानसभा बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजा था? तब आपको ये कहना चाहिए था कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तब तो आप ये कहते रहे हमें विश्वास प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। अब क्यों जरूरत पड़ी? आपको अविश्वास प्रस्ताव की क्यों जरूरत पड़ी?
कल विधायक दल की जब बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, पहले बैठक 11 बजे शुरू की गई, उसके अंदर हमने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। तब उसके बाद में कांग्रेस की जब बैठक हुई तो कांग्रेस ने कहा कि हम विश्वास मत लेकर आएंगे। वो तो बात की बात है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि 30 तारीख से पहले ये क्यों नहीं कहा आपने, जब ये सरकार हुकूमत में थी, जब 19 लोग चले गए थे और ये जोड़ तोड़ कर रहे थे, और जब ये विधायकों को इंडिपेंडेंट को ये सोहेल साहब का ये कहना है कि अगर उस वक्त 48 घंटे के नोटिस पे सत्र बुलाया जाता तो आज के जैसे हालात नहीं होते, निश्चित रूप से एक हंगामेदार होता और आप लोग डिवीजन की मांग करते कि ध्वनि मत से नहीं, आप वोटिंग को डिवीजन करिए। बनाना चाह रही है कांग्रेस का सत्र बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इनके बागी विधायक 19 थे, उन 19 विधायकों की सदस्यता समाप्त करना, ये कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य। और आपने बता दी, सही कह रहे हैं, आप बताने का काम कर रहे थे उनको। प्रस्ताव इसलिए रखा था, इसलिए बात कही थी कि हम 2 दिन की डिबेट चाहते थे, राजस्थान की जनता को पता चले 32 दिन तक कांग्रेस ने किस तरीके से राजस्थान की 8 करोड़ जनता का अहित करने का काम किया है। और आप ये सही कह रहे हैं, हम ये सही कह रहे हैं, परंतु आपके लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये साफ कहा था हम तो मांग ही नहीं कर रहे किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो अब क्यों कर रहे हो जब उनके पास मेजोरिटी है, अब क्यों कर रहे थे? मैं बता रहा हूं, हम इसलिए कर रहे थे कि हमारे ऊपर कांग्रेस की सरकार ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमारे राजनीतिक ये घटनाक्रम घट रहा है। हम 2 दिन की बहस चाह रहे थे कि 2 दिन के अंदर सारे तथ्य जनता के सामने आए और बहस के अंदर सारे मुद्दे निकल के जाए कि आखिरकार गलती किसकी थी, दर्द कहां हो रहा है और दवाई कौन दे रहा है। दर्द उनके विधायकों के अंदर था, दवाई भी उन्हीं को दो आप, हमारे को दवाई देने की कहां आवश्यकता पड़ गई कांग्रेस को। आज आप लोगों ने जो किया अविश्वास प्रस्ताव, आप लोगों को फर्स्ट मूव करना चाहिए था, वो आप लोगों ने नहीं किया, आप इंतजार करते रहे, और ना ही अविश्वास प्रस्ताव आपने 30 तारीख से पहले सोचा। अब तो आप लोगों ने एक मातम कुर्सी होती है ना, वो की है। समर्थन का प्रस्ताव आ रहा है सरकार की ओर से, तो मैं उसी को स्वीकार करूंगा। तो आप सुबह मोशन दे सकते थे, सुबह जैसे ही आने से पहले सुबह ही दे देते कि हम आज अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जैसे नोटिस दिया कि हम विश्वास प्रस्ताव रखना चाहते हैं, वैसे ही दे सकते थे आप लोग भी कि हम अविश्वास प्रस्ताव को मूव करना चाहते हैं और उस पे सभा अध्यक्ष से अपना निर्णय करते हैं, जैसे आज प्रस्ताव रखा। राजस्थान विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के अंदर यह है, राम नारायण जी बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब सरकार खुद ही विश्वास मत लेकर आ रही है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती, वो उसी को स्वीकार कर, तो जब उसी को स्वीकार वो आपका रिजेक्ट हो जाता, वो आप लोगों का रिजेक्ट हो जाता। बात यही है, तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 35 दिन से चल रहा राजस्थान का सत्ता के संग्राम का एक एपिसोड खत्म हुआ, या कहें कि दी एंड हुआ। लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान की जनता जो लंबे समय से कोरोना से जूझ रही है, सरकार का दावा है, सरकार कोशिश कर भी रही होगी, इससे हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन अब जरूरत है, बारिश का सीजन है, किसान के सामने परेशानी है, क्लासेस नहीं लग रही हैं बच्चों की कोरोना के चलते, कोरोना की स्थितियों से जो हालात बनते जा रहे हैं, लगता है कि अब सरकार उस पर गौर फरमाएगी। क्योंकि जब भी कहीं योगेंद्र जी आपने बहुत अच्छी कही, एक चीज योगेंद्र जी अलग पड़ता है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और योगेंद्र जी एक बहुत जरूरी बात जी, एक आप बार बार ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को क्या मिला, संवैधानिक संस्थाओं को खासतौर से जुडिशरी को और गवर्नर ऑफिस को ये पता चल गया कि विश्वास मत उनको कॉन्फिडेंस मोशन मिल गया है, अब उनके हाथ में कुछ नहीं था और उन्होंने जो किया उसका परिणाम उन्होंने खुद ने भोग लिया। इससे बड़ी सफलता सरकार की क्या होगी, और उन लोगों के लिए एक तरह से लेसन है कि ऐसा कभी भविष्य में ना करें। आगे से बीच में टांग ना अड़ाएं, सब अपनी अपनी हदों में रहें। बिल्कुल, चलिए अपनी अपनी हदों में रहें। बिल्कुल सब संवैधानिक संस्था के लोग हैं। बिल्कुल सब भला। मैं लगातार ये बात कह रहा था कि राजस्थान की सियासत हर घड़ी हर दिन रंग बदल रही है, नई करवट ले रही है, लेकिन मुझे लगता है कि भी करवटें पूरी हो चुकी हैं और सरकार अपना काम करेगी, विश्वास मत हासिल कर चुकी है। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।